खिलाफत उस्मानिया की बात होती है तो हज़रत उस्मान का नाम आता है, जबकि आखिरी दौर में 1100-1200 हिजरी के दौर में भी खिलाफत उस्मानिया गुजरी है। तो इसमें थोड़ा सा बताइए। मैंने सवाल किया कि खिलाफत उस्मानिया और जो खिलाफत उस्मान मतलब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत और खिलाफत उस्मानिया जो थी, इसमें क्या फ़र्क है? सबसे पहले याद रखिए, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत ये तीसरे खलीफा थे। इनसे पहले अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद उमर इब्न ख़त्ताब और फिर ये थे, और इसके बाद चौथे खलीफा अली बिन अबी तालिब थे। तो ये तीसरे खलीफा थे और इनके दौर की खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता था। ये कब तक कहलाई? ये अली बिन अबी तालिब तक, ये इनके दौर तक क्या है, खिलाफत को बोलते थे खिलाफत राशिदा। अब रहा मामला खिलाफत उस्मानिया, जिसका सवाल भाई ने किया, दोनों डिफरेंस क्या है? तो खिलाफत उस्मानिया याद रखिए, ये 13वीं सदी के बाद, याद रखिए 13वीं सदी के बाद जो है कुछ लोगों ने ये खिलाफत की बुनियाद डाली थी, जो कि तुर्क नस्ल के थे, और जिन्होंने ये शुरुआत की, जो वॉरलॉर्ड थे या जो उस जमाने के उनके अमीर थे या जो जनरल थे, जिनकी औलादे बाद में फिर उस्मानी खलीफा कहलाई, उनका नाम था उस्मान। ठीक है, ये एक तुर्क मंगोल नस्ल से इनका ताल्लुक था। एनाटोलिया जो रीजन जिसको कहेंगे, तुर्की और यूरोप का कुछ हिस्सा जो तुर्की के जरिए यूरोप में जुड़ता है, उसको एनाटोलिया बोलते थे उस जमाने। तो वो इलाके में रहने वाले थे। ये पहले नोमैड्स थे, मतलब जो घूमने वाले होते, जिप्सीज इधर से उधर घूमते, अलग अलग चारागाह जैसे, मतलब सर्दी होती तो चारा नहीं होता, गर्मी के इलाकों में जाते, गर्मी सर्दी। उसके बाद इन्होंने एक हुकूमत की शुरुआत की और फिर शुरू की, चूंकि वो जो उस्मान नाम था जिसने शुरुआत की, उनके बाद जितने उनकी औलादे आई, फिर वो खिलाफत उस्मानिया कहलाई। और होते होते जो है सुलेमान के दौर में जो है, खलीफा सुलेमान के दौर में बहुत अपनी ऊंचाई पे गई। सुलेमान द मैग्निफिसेंट, सुलेमान अल कानूनी, ठीक है, बहुत मशहूर शख्सियत है बहरहाल। और उसके बाद बहरहाल चलते चलते 1924 में ख़त्म हुई, याद रखिए 1924 में एबॉलिश हुई खिलाफत उस्मानिया। जब वो ख़त्म हुई तो उसका चूँकि एक दबदबा था और एक सपोर्ट था, तो बहुत सारे लोगों ने उसकी मुखालिफत की। इवन इंडिया के अंदर गांधी जी ने उसकी मुखालिफत की और खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चालू किया कि वापस खलीफा बनाया जाए मुसलमानों का। खिलाफत मूवमेंट इंडिया की सुने ना, फ्रीडम फाइट के अंदर पढ़े हुए किताबों में, वो इसी के लिए था कि 1924 में वो ख़त्म हुई। चूंकि उनका भी सपोर्ट था और खिलाफत उस्मानिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी और इंडिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहा था, समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं भाई, खिलाफत उस्मानिया वापस डाली जाए, ताकि हमारे जंग आज़ादी चल रही थी उसमें वो लोग सपोर्टिव थे हमारे लिए, चूंकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे वो लोग। ठीक है, तो बहरहाल तो खिलाफत उस्मानिया बहरहाल वो खिलाफत थी जो कम बेश अप्रोक्सीमेटली 600 ईयर्स तक बहरहाल चलते रही और बहुत मशहूर और मारूफ खिलाफत थी। बल्कि मुसलमानों की आखिरी पहचान एज अ पॉलिटिकल लीडरशिप खिलाफत उस्मानिया ही थी, याद रखिए, जिनका मेन मरकज जो है तुर्की था, याद रखिए। या तुर्की में भी खास अगर ले ले तो इस्तांबुल, जिसको आज हम कहते हैं, उसका नाम पुराना इस्तांबुल नहीं था, उसका नाम था कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, याद रखिए, जो ईसाइयत का गढ़ था। उसके बाद जब मोहम्मद अल फातू ने, मोहम्मद द सेकंड जिसको कहते हैं, मेहमेट, उन्होंने जब उसको कब्जे में लिया अपना, जिसकी बशारत अल्लाह के रसूल ने दी थी, तो वो उनका बहरहाल मरकज था खिलाफत उस्मानिया का, जो कि 1924 में जो है एबॉलिश हुई। तो 1924 में एबॉलिश हुई। बहरहाल आपके सवाल से इसका ताल्लुक नहीं, बस मुख्तसर इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 1923 में जो है, ज़ाहिर सी बात है, खिलाफत उस्मानिया की सबसे बड़ी गलती ये थी, जो देखा जाए तो पॉलिटिकल एक नज़रिए से, कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ दे दिया था। बस जर्मनी का साथ देने की वजह से क्या हो गया, जर्मनी का पूरा ब्लॉक हार गया, जर्मनी हार गया, और जर्मनी ने हारने के बाद क्या किया, पूरा मसला खड़ा किया, और बहरहाल उसके बाद उस पर सैंक्शंस लागू हुए, तुर्कों पे भी सैंक्शंस आ गए। उस सैंक्शंस के नतीजे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1923 में एग्रीमेंट हुआ और 24 में खिलाफत को एबॉलिश कर दिया गया। 23 में उन पे 100 ईयर्स का सैंक्शन लागू किया कि 100 सालों तक जो है वो ये फला जो भी उसके सैंक्शंस थे, उसमें कुछ चीजें थी वो की गई, और 24 में उनसे सारी जमीनात ले ली गई, ये बोल के कि 100 ईयर्स तक आप इस पे कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन जर्मनी पे भी सेम सैंक्शंस लागू हुए। जर्मनी ने पूरे सैंक्शंस को तोड़ दिया और सेकंड वर्ल्ड वॉर किया, किसके साथ मिलकर? जापान के साथ। ठीक, जिसमें वो हारा। फिर अमेरिका ने जापान पे और जर्मनी पे दोनों पे 100 साल के सैंक्शन डाले, इसलिए जापान में मिलिट्री नहीं याद रखी, जिसके नतीजे में खूब तरक्की कर रहे। क्यों? जिससे कि मिलिट्री का कोई खर्चा इनका नहीं है, इनके मिलिट्री होती ही नहीं, इनके पास पुलिस फोर्स मैक्स और मिलिट्री होती ही नहीं है, नेशनल गार्ड्स वगैरह होते हैं, और वो भी जो होते हैं उनके हथियार की बहुत लिमिट होती है, उनको सेफ्टी देना अमेरिका का काम होता है। लिहाजा दोनों कंट्रीज आज दुनिया के अंदर पूरा अपना पैसा रिसर्च में डालते हैं, जो मिलिट्री में खर्च करती है दूसरे मुल्क। 100 ईयर्स तक इन पे सैंक्शन नहीं याद रखी दोनों मुल्कों पे, जो लागू है। लेकिन तुर्की ने वो सैंक्शन को माना 1923 में, और 1923 से वो सैंक्शन लगा, जो खत्म होगा 2023 में।
और अब तुर्की फिर अपने आप को रीजनरेट कर रहा है। चूँकि जो सैंक्शन हुआ था उसमें ये अमेरिका का वादा था कि जितनी ज़मीनें तुर्की से ली जाएंगी 1923 में, 2023 में सारी वापस लौटा जाएंगी, जिसमें सबसे पहले वो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो यूरोप और एशिया के बीच में जो एक नदी बह रही है, याद रखिए, कुस्तुनतुनिया इधर है और उधर यूरोप है, इधर तुर्की है, दोनों के बीच में एक नदी है। वो नदी का टैक्स वगैरह भी बंद कर दिया गया था। इसके अलावा पूरी जैसा साइप्रस है, जितने मुल्क पे उनका कब्जा था, तो जाहिर सी बात है अब तुर्की फिर से जो है पूरे जोश और वलवले में है कि 100 साल पहले उसका जो कुछ था वो ट्रीटी के मुताबिक उसको मिलेगा। और 1924 में जब तुर्की खिलाफत एबॉलिश हुई तो कई इंडिपेंडेंट कंट्रीज और टेरिटरीज फॉर्म हुई थी, याद रखिए। तो अब तुर्कों का फिर दावा है कि हमको वापस वो सब मिले, जिसके नतीजे में एक सियासी पूरा माहौल बन रहा है, एक प्रो तुर्की और एक दूसरा ग्रुप जो गल्फ का है वो बन रहा है। तो बहरहाल अब एक मसला है, लेकिन बहरहाल ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह की खिलाफत और खिलाफत उस्मानिया दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह का ये खिलाफत उस्मानिया से कोई लेना देना नहीं है। इसके बानी चूंकि उस्मान थे, इस वजह से इसको खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है।